बच्चों, आज की इस वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं आपको पर्वत प्रदेश में पावस का रिवीजन करा रही हूँ और जिसमें मैंने 2 अनुच्छेद आपको पढ़ा दिया है। दोनों का भावार्थ, काव्य सौंदर्य, शब्दार्थ सब कुछ बताया है। उम्मीद करती हूँ कि आपको समझ में आ गया है। और मैं आगे बढ़ती हूँ तीसरे वाले पर। पर्वत प्रदेश में पावस ऋतु का वर्णन करते हुए कवि सुमित्रानंदन पंत ने प्राकृतिक दृश्यों का वर्णन ऐसी चित्रात्मक शैली में किया है कि जिसको देखकर ऐसा लगता है कि साक्षात प्रकृति सजीव हो उठी हो। पर्वत अपने आप में नया रूप धारण करके अपने ही स्वरूप को निहार रहा है, अपने ही रूप को देख रहा है और पहाड़ों की यश गाथा का गान झरने कर रहे हैं, जिसका स्वच्छ और निर्मल जल मोतियों के समान ऐसा बिखर रहा है जैसे लगता है कि झाग से भरा हुआ जल है, स्वच्छ और निर्मल है। पहाड़ों पर निकले हुए जो बड़े बड़े वृक्ष हैं वो लगता है उसकी इच्छाएं हैं, बड़ी बड़ी ऊंची इच्छाएं हैं जो आकाश को छूने के लिए व्याकुल हैं। लेकिन कुछ चिंतातुर दिख रहे हैं, तो चिंतातुर दिख रहे हैं कि उन्हें आकाश को छूने की इच्छा है, पता नहीं उनकी वो इच्छा पूर्ण होगी अथवा नहीं, तो इसलिए वो कुछ चिंता में मग्न दिखाई पड़ रहे हैं। लेकिन एकटक स्थिर होकर के उस आकाश मंडल को निहार रहे हैं, ऐसे जैसे उसे छू लेना चाहते हों, उसे पकड़ लेना चाहते हों। इस दृश्य का वर्णन करते हुए कवि सुमित्रानंदन पंत आगे बढ़ते हैं तो कहते हैं, उन्होंने जो लिखा मैं पढ़ दूं। उड़ गया अचानक लो भूधर, फड़का अपार पारद के पर, रवशेष रह गए हैं निर्झर, है टूट पड़ा भू पर अंबर। धस गए धरा में सभय शाल, उठ रहा धुआं जल गया ताल, यूं जलद यान में विचर विचर, था इंद्र खेलता इंद्रजाल। तो अब यहाँ पर्वतों का एक दूसरा ही दृश्य आया है। जो पर्वत वर्षा की भीषणता के कारण दिखाई नहीं पड़ रहे, उनका वर्णन कवि ने कैसे किया है, इसको बताने के पहले मैं कुछ शब्दार्थ लिख दूं कि जो कठिन है और आपको दिक्कत कर सकते हैं। भूधर का मतलब होता है पर्वत, पर्यायवाची रूप है उसका। पारद, पारे के समान। पारद, पारे के समान। रवशेष, रव का मतलब होता है कण। रवशेष का मतलब हो गया आवाजें शेष रह गई हैं। आवाजें शेष रह गई हैं। और सभय मतलब भय के साथ, भय सहित, भय के साथ या भय सहित। सामने एक वृक्ष है। जलयान यानी बादल रूपी विमान या बादल रूपी सवारी। जलद कहते हैं बादल को, जलदयान कहते हैं बादलों की सवारी या बादल रूपी विमान। बादल रूपी विमान या सवारी भी कह सकते हैं। विचर, विचर का मतलब घूम घूम कर। विचर, विचर का मतलब घूम घूम कर। इंद्रजाल जादू के खेल को कहते हैं। इंद्रजाल जादुई खेल, जादुई खेल।
तो ये जो कठिन शब्द हैं वो मैंने लिख दिए हैं, इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर अपनी पुस्तक के बाएं तरफ लिख लीजिए, जिससे आपको पढ़ने में आसानी हो। तो कवि कहता है उड़ गया अचानक लो भूधर। अब कवि जब देख रहा है कि वर्षा की भीषणता इतनी व्याकुल कर देने वाली है, ऐसी वर्षा हो रही है कि उसे कहीं कुछ दिखाई नहीं पड़ रहा, और न दिखाई देने के कारण ऐसा लग रहा है कि पहाड़ जो हैं कहीं विलुप्त हो गए, अंतर्ध्यान हो गए, कुछ भी नहीं दिखाई पड़ रहा पहाड़ों पर। तो उन्हें लग रहा है कि ये पहाड़ का मानवीकरण करते हुए, सजीव बनाते हुए, पहाड़ का सजीव रूप करते हुए उन्होंने माना है कि उड़ गया, यानी जैसे वो कहीं उड़ गया हो। कैसे उड़ गया हो? फड़का अपार पारद के पर, फड़का अपार पारद के पर, जिसका पार ना पाया जा सके, अपार विशाल रूप धारण करके बहुत ही तीव्र गति से पारों के पंख लगाकर, जैसे क्योंकि वर्षा होती है तो वर्षा से जो कुहासा की तरह बन जाता है, जो धुएं की तरह वातावरण में हो जाता है, जो जैसे लगता है कि कहीं पूरे वातावरण में धुआं धुआं है, दूर तक कुछ दिखाई नहीं दे रहा, तो ऐसा लग रहा है कि वो पारे के समान चमकता सा प्रतीत हो रहा है और उसमें कुछ नहीं दिखाई पड़ रहा। तो कवि को क्या लगता है कि भूधर यानी पहाड़ जो है वो पारों के पंख लगा लिया है, जो सफ़ेदी है उससे जुड़ा हुआ अर्थ निकालने के लिए पारों के समान सफ़ेद चंचल पंख लगा करके सीमा के पार कहीं उड़ गया हो और कहीं दिखाई न पड़ रहा हो, ऐसा दृश्य उन्होंने माना है। यानी पर्वतों का एक सजीव रूप दिया है कि वो पर्वत नहीं है, पहाड़ नहीं है, बल्कि क्या है, सजीव रूप में वो क्या है कि वो पक्षियों की तरह है जो कहीं पंख लगा करके उड़ गए हैं और कहीं कुछ दिखाई नहीं पड़ रहा है। ऐसा दृश्य वर्णन कवि का माना गया है। और पहाड़ों से निकलने वाले जो झरने हैं, अब झरनों का रूप ही ऐसा था कि कहाँ वो दिखा रहे थे कि गिर का गौरव गाकर झरझर, यानी कि पर्वतों का यशगान कर रहे थे। और अब क्या दिखाई पड़ रहा है? अब दिखाई ये पड़ रहा है कि जैसे लग रहा है कि वो झरने जो हैं, अब वो झरने कहीं दिखाई नहीं दे रहे, झरने भी विलुप्त हो गए हैं, झरने पूरी तरीके से विलुप्त हो गए हैं। और उन झरनों के जिससे वो अपने यशगान कर रहे थे, वो अब झरने दिखाई नहीं पड़ रहे, सिर्फ झरनों के गिरने की कुछ आवाज़ें शेष बची हैं। रव शेष रह गए हैं निर्झर, निर्झर का मतलब होता है झरना, तो झरनों की एकमात्र आवाज़ें शेष रह गई हैं, जिसे देखकर ऐसा लग रहा कि वातावरण में अब कुछ नहीं है, चारों ओर सिर्फ धुआं ही धुआं व्याप्त है। और वो धुआं ऐसा व्याप्त है कि जिसे देखकर ऐसा लग रहा है कि वे पहाड़ जो है उसमें कहीं अंतर्ध्यान हो गया है, सजीव होकर के अपने पारों के पंख लगाया, और कहीं अंतर्ध्यान होकर के उड़ गया है, कहीं कुछ कवि को नहीं दिखाई पड़ रहा। तो उन्होंने माना कि ये प्राकृतिक दृश्य की जो चीज़ें थी, पहाड़, पर्वत, झरने, पेड़ पौधे, सब उस भीषण वातावरण में, यानी वर्षा की उस भीषणता के बीच विलुप्त हो गए हैं, पूरी तरीके से अंतर्ध्यान हो गए हैं, कहीं कुछ नहीं दिखाई पड़ रहा। रव शेष रह गए हैं निर्झर, और क्या शेष बचा है? सिर्फ उन झरनों की हल्की फुल्की आवाज़ें, तनिक तनिक मात्र सी आवाज़ें सी लग रही हैं कि हाँ, उस जगह पे कहीं झरना झर रहा था। उस झरनों के झरने की जो आवाज़ है, गिरने की जो आवाज़ है, वो रव शेष रह गए, कण भर मतलब तनिक भर शेष रह गए, बहुत थोड़ा सा सुनाई पड़ रहा है टूट पड़ा भू पर अंबर। यहाँ भी देखिए मानवीकरण करते हुए सजीव कर दिया है और कहा क्या कि है टूट पड़ा, ऐसा लग रहा भू पर अंबर, अंबर मतलब आकाश, और भू मतलब धरती। तो है टूट पड़ा भू पर अंबर, यानी धरती पर आकाश टूट पड़ा। कहने का मतलब ऐसा लग रहा था कवि को कि जैसे जिस स्थान पर हम खड़े हों और दूर दराज क्षेत्र में अगर हम देखते हैं तो क्या लगता है हमको? ऐसा लगता है कि आकाश और धरती एक में मिले हैं।
कवि को इस भीषण वर्षा में ऐसा लग रहा है कि मिले नहीं है, बल्कि लग रहा है कि आकाश जो है वो धरती के ऊपर बिल्कुल टूट पड़ा हो, और दोनों को अलग करना मुश्किल है। ऐसा विकराल रूप वर्षा के कारण कवि को दिखाई पड़ता है। कवि को लगता है कि ये भीषण वर्षा अब सारे प्रकृति को इस तरह से घेर ली है कि जिसका कि वर्णन करते हुए कवि को आश्चर्यजनक स्थिति में आता है कि पहाड़ उड़ गया है, झरने दिखाई नहीं पड़ रहे हैं, पहाड़ पंख लगा के चंचल पंखों से, पारों के समान स्वच्छ चंचल पंखों से वो उड़ गया है, और झरने जो यशगान कर रहे थे वो दिखाई नहीं पड़ रहे हैं, अब सिर्फ उनकी आवाज़ें शेष मात्र रह गई हैं। तो सारा कुछ तो अंतर्ध्यान हो गया, किसके कारण? भीषण वर्षा के कारण। यानी जब बहुत तेज वर्षा होती है तो चीज़ें दिखाई नहीं पड़ती, उसी रूप को यहाँ दिखाने के लिए कवि ने ऐसा वर्णन किया है। और ऐसा लगता है कि इतनी वर्षा हो रही है कि पूरा आकाश धरती पर उतर आया हो, ऐसी वर्षा दिखाई पड़ रही कि पूरा आकाश जो है धरती पर उतर पड़ा हो, है टूट पड़ा भू पर अंबर, और इस धरती पर आकाश जो है उतर पड़ा हो, टूट पड़ा हो। टूटना तो एक तरीके से आक्रमण करने के अर्थ में आता है कि पूरी तरीके से आक्रमण कर दिया। वर्षा इतनी तेज है कि उस वर्षा का कोई काट नहीं है, कोई रोक नहीं है, और पूरी प्रकृति को जैसे उसने अपनी मुट्ठी में समा लिया है, घेर लिया है, कोई चीज़ें दिखाई नहीं पड़ रही, चारों ओर कुहासा ही कुहासा है, वातावरण घिरा हुआ दिखाई पड़ रहा है, कहीं कुछ पता नहीं चल रहा। अब देखिए, जब वातावरण इतना भयावह हो गया है तो जो पहाड़ों के ऊपर शाल के वृक्ष, शाल एक प्रकार का वृक्ष होता है, एक प्रकार का वृक्ष है, शाल का वृक्ष होता है और पहाड़ों पर बहुत पाया जाता है। तो यहाँ पर कहा गया कि पहाड़ों पर वो वृक्ष जो है इतने ज़्यादा हुए हैं, लेकिन इस समय वो वृक्ष भी नहीं दिखाई पड़ रहे हैं। तो वृक्षों के न दिखाई देने का कारण क्या है? वृक्षों के न दिखाई देने का कारण वास्तव में है कि वो वर्षा की भीषणता में कहीं छिप गए हैं, कहीं पेड़ पौधे, तालाब, झरने, पहाड़, कुछ भी कवि को दिखाई नहीं दे रहा। सिर्फ दिखाई क्या दे रहा? वो वर्षा का पानी और उस कुहासे से भरा हुआ वातावरण, जिसमें उसे कुछ भी दिखाई नहीं पड़ता। वो घबरा गया है कि किस तरीके से इस वर्षा को वो देख रहा है कि कहीं कुछ नहीं है, सब अंतर्ध्यान हो गया। तो उन्होंने कहा कि धंस गए धरा में सब है शाल। शाल के वृक्ष भी एकदम डर गए हैं, और डर करके क्या हो गया है? वो धरती में धंस गए हैं। मतलब घबराहट में, वर्षा की इस भीषणता को देखकर इतनी घबराहट है उनके अंदर कि उस घबराहट को देख करके वो धरती को फाड़कर जैसे उसके अंदर समा जाना चाहते हैं। उस वर्षा को झेलने की ताकत उसके अंदर नहीं है, तो वृक्ष धरती में समा जाना चाहते हैं। समा जाने के तात्पर्य है कि वर्षा की भीषणता में धरती पर शाल के वृक्ष कवि को दिखाई नहीं पड़ रहे। तो उन्हें क्या लगता है कि ये शाल के वृक्ष जो हैं वो जैसे धरती में कहीं धंस गए हैं, दिखाई ही नहीं पड़ रहे, कहाँ चले गए इसका कुछ पता नहीं चल गया। तो उन्होंने ऐसा माना कि संभवतः धरती को फाड़कर वो उसके अंदर छिप जाना चाहते हैं, तो धंस गए शब्द का प्रयोग किया कि अंदर समा गए हैं। उठ रहा धुआं जल गया ताल। अब उन्होंने कहा कि जिसके चरणों में पला ताल, पहले अनुच्छेद में इन्होंने कहा था जिसके चरणों में पला ताल। अब वर्षा ऐसी हो रही है और उस पावस ऋतु में वर्षा की भीषणता के कारण तालाब में जब बूंदें पड़ रही हैं, लगातार पानी गिर रहा है, तो उस पानी तालाब से कुहासा निकल करके पूरे वातावरण को घेर लिया है। तो कवि को लग रहा कि एक तो वर्षा हो रही है, ऊपर से ऐसा लग रहा कि उठ रहा धुआं जल गया ताल। उनको लग रहा है कि तालाब में आग लग गई है, वो जल गया है और उससे धुआं उठ रहा है, और वो धुआं जो है पूरे वातावरण में कुहासा बनकर घेर लिया है। यानी कुहासे की तरह पूरे वातावरण को घेर लिया है,
कहीं भी कुछ दिखाई नहीं पड़ रहा, उसमें सब कुछ चीज़ें अंतर्ध्यान हो गई हैं। तो ऐसा लगा कवि को कि वो तालाब जो पर्वत शिखर के चरणों में पला हुआ था स्थित था, जिसका स्वच्छ और निर्मल जल था, वर्षा के कारण उसमें इतनी भीषण वर्षा हो रही है कि ऐसा लग रहा है कि तालाब ही जल गया और उससे धुआं उठ रहा है, और वो धुआं पूरे वातावरण को घेर लिया है, जिसके कारण कि धुएं से वातावरण पूरा धुएं से हो गया, कुहासे की तरह हो गया है। सिर्फ वर्षा के पानी की बूंदों का गिरना और पूरे वातावरण को इस तरह से श्वेत आवरण से जैसे ढक लिया हो, कहीं कुछ दिखाई न पड़ रहा, कवि को ऐसा ही प्रतीत होता है। तो उन्होंने कहा कि साल के जो वृक्ष थे वो भी डर कर जैसे धरती में समा गए हों। उठ रहा धुआं जल गया ताल, और तालाब से धुआं निकल रहा है जैसे उसमें आग लगी हो और पूरे वातावरण को घेर लिया हो। तो ये प्रतिपल परिवर्तित होने वाला जो रूप है वो कवि को आश्चर्यचकित कर रहा है। वो सोच रहा है कि आखिर ये कैसे हो सकता है कि वातावरण में पूरी तरीके से इस तरीके से वातावरण को घेर लिया हो। फिर उन्होंने क्या कहा, यूं जलद यान में विचर विचर था इंद्र खेलता इंद्रजाल। अब ऐसा लग रहा कवि को कि जैसे वर्षा के जो देवता हैं इंद्र भगवान, उन्होंने कोई चमत्कार कर दिया है और चमत्कार करके पूरे वातावरण को घेर लिया है, पूरे वातावरण को एक नए दृश्य के रूप में, नए रूप में दिखा करके चारों ओर से घेर लिया है। तो उन्होंने कहा यूं जलद यान में, ऐसा लग रहा कि वर्षा के देवता जो इंद्र भगवान हैं वो पूरी तरीके से बादलों की सवारी करके, बादलों के विमान पर सवार होकर के पूरे वातावरण में घूम रहे हैं और कोई अपना जादू का खेल दिखा रहे हैं। अब जादू का खेल दिखाया जाता है तो क्या होता है कि कपड़े के नीचे कोई चीज़ रखी जाती है, निकाली कोई और चीज़ जाती है, कहीं कबूतर निकल रहा है, कहीं उसमें झंडे निकल रहे हैं, कहीं पानी नहीं है पानी दिखा रहा है। तो जब इन सब जादू के खेल से इतनी सारी चीज़ें हो सकती हैं, तब कवि को क्यों ना लगे कि जादू के खेल से सारी चीज़ें अंतर्ध्यान भी हो सकती हैं, छिप भी सकती हैं। पर्वत भी उड़ सकता है, पंख लगा के पर्वत उड़ सकता है, झरने गायब हो सकते हैं, सिर्फ आवाज़ सुनाई पड़ रही है उसकी लेकिन दिखाई नहीं पड़े तो वो भी गायब हो सकते हैं। और वृक्ष जो बड़े बड़े वृक्ष, साल के वृक्ष वो धरती में छिप गए तो छिप तो नहीं सकते। तो ये निश्चित है कि इंद्र भगवान का ये कोई जादू का खेल है, जिस जादू के खेल के कारण उन्हें लगता है कि वे वास्तव में कोई जादुई खेल चल रहा है जिसमें सब चीज़ें छिपा दी गई हैं और सिर्फ वातावरण में सिर्फ कुहासा ही कुहासा दिखाई पड़ रहा है। तो ये चीज़ कहा गया था इंद्र खेलता इंद्रजाल। तो इंद्र भगवान का जादू का खेल पूरे वातावरण को प्रभावित कर दिया है, जिसके कारण सारी प्रकृति की चीज़ें अंतर्ध्यान हो गई हैं, छिप गई हैं, वातावरण का एक नया रूप हो गया है। कवि को सब कुछ परिवर्तित सा दिखाई पड़ रहा है, उसे लग रहा है कि वास्तव में प्रकृति ने एक नया रूप धारण कर लिया है, क्या कब हो जाएगा इसका पता नहीं है। इसलिए कवि को इंद्र भगवान का ये सारा जादू का खेल लगता है। और इंद्र भगवान का ही क्यों कहा, इंद्र भगवान का इसलिए कहा क्योंकि वर्षा के वो देवता हैं और इस समय वर्षा भीषण हो रही है, तो ये इंद्र भगवान का ही कोई खेल होगा, जिसके कारण उन्होंने ऐसा माना कि ये सब कुछ प्रकृति में दिखाई पड़ रहा। तो मैंने तीनों अनुच्छेद आपको पढ़ा दिए और उम्मीद करती हूँ कि तीनों अनुच्छेद आपको अच्छी तरह से विस्तार से पढ़ाया है तो अच्छी तरह आपको समझ में आया होगा। कहीं कोई प्रश्न पूछा जाए तो भी आप लिख सकते हैं, कहीं कोई भावार्थ पूछा जाए, काव्य सौंदर्य पूछा जाए तो भी लिख सकते हैं। तो शब्दार्थ आप उतार चुके होंगे, तो मैं शब्दार्थ को रब कर देती हूँ और काव्य सौंदर्य इस पर लिखती हूँ, क्योंकि काव्य सौंदर्य पर एक प्रश्न अपने आप में स्वयं बनता है कि अंश का काव्य सौंदर्य लिखेगा, पंक्तियां देकर के दे सकता है कि पर्वत प्रदेश पावस का ऋतु का काव्य सौंदर्य लिखें, तो ये भी दिया जा सकता है, इसलिए इसको भी बता देती हूँ। काव्य सौंदर्य, सबसे पहले कवि ने
वर्षा का चमत्कारिक रूप दिखाने का प्रयास किया है। दूसरा, वर्षा की तीव्रता, वर्षा की तीव्रता में प्रकृति पूर्णतया विलुप्त हो गई है। प्रकृति को सजीव बना दिया है कवि ने यह कहकर कि उड़ गया अचानक लोग उधर, कि लोग तो पहाड़ भी उड़ गया। लोग कहकर उन्होंने बात को बड़ा जोर दिया है, उड़ गया अचानक लोग उधर। लोग कह करके उन्होंने प्रभावी बात को कहने का प्रयास किया है। और जीवंत चित्रण के लिए दृश्य बिंब का प्रयोग किया गया है। जीवंत चित्रण के लिए दृश्य बिंब या बिंब विधान भी कह सकते हैं, बिंब का प्रयोग किया गया है। दृश्य विधान में प्रयोग किया गया है। भाषा सहज और संस्कृत निष्ठ है। भाषा सहज और संस्कृत निष्ठ है। मुझे लग रहा है इसके नीचे आपको नहीं दिखाई देगा, तो मुझे और ऊपर लिखना चाहिए। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। अब इसके बाद आपको नहीं दिखाई देगा, बहुत नीचा हो जाएगा। तो मैं रब करती हूँ, आप इसको स्क्रीनशॉट लीजिए। उम्मीद है आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। फिर अपार पारद के पर में, अपार पारद के पर, अपार पारद के पर में रूपक अलंकार, रूपक अलंकार। एक मिनट, जलद यान में भी जलद यान में भी में रूपक अलंकार विचर में पुनरुक्त प्रकाश अलंकार
विजय विजय में पुनरुक्त प्रकाश अलंकार। और चित्रात्मक शैली जो मैंने पहले ही बता दिया है। तो इतनी सारी चीज़ें मैंने काव्य सौंदर्य में आपको बता दी हैं। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये पैराग्राफ और ये पूरा पाठ अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। तो इसी के साथ इस वीडियो को समाप्त करती हूँ और मिलती हूँ आपसे अगले वीडियो में।